Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़ के कुछ काजेज़ को आज डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने 3 बड़े काजेज़ को डिस्कस किया, जेनेटिक काज, उसके बाद फिर हमने हार्मोनल काज को डिस्कस किया, न्यूट्रिशनल काज को डिस्कस किया। कुछ काजेज़ ऐसे हैं जो रैंडम है, रैंडम से क्या मतलब वो किसी भी वजह से होते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर जो काजेज़ हैं वो एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल किसी भी एक्सीडेंट की वजह से हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़, इन स्केलेटन के किसी भी पार्ट में अगर ख़राबी आ रही है इसको हम कहते हैं स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़। तो उसमें से एक ख़राबी है कि डिस्क स्लिप हो जाती है। अब हमने वर्ड इस्तेमाल किया डिस्क स्लिप हो जाती है, यानी डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है, अपनी जगह पर प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती, इसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप होगी। अब देखना ये है कि डिस्क है क्या, मौजूद कहाँ होती है, वहाँ इसका फंक्शन क्या है, और अगर ये स्लिप हो जाए या वहाँ से हट जाए या वहाँ टूट जाए तो उसकी वजह से बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इस चीज़ को हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जब हम डिस्क की बात करते हैं तो इस डिस्क के लिए अगर हम डिटेल वर्ड इस्तेमाल करें तो ये बनता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो नाम से जाहिर है एक ऐसी डिस्क जो वर्टिब्री के दरमियान में हो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाती है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज़ ए कुशन लाइक पैड, एक तकिए की तरह, जो फोम नहीं होती, फोम के तकिए की तरह एक पैड होता है। और फोम की प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसको ऐसे प्रेस किया जाए वो प्रेस हो जाती है, और जब प्रेशर रिलीज़ किया तो वो दोबारा एक्सपेंड कर जाती है। तो कोई भी चीज़ इस तरह अगर प्रेस हो जाए फिर एक्सपेंड कर जाए, प्रेस हो जाए एक्सपेंड कर जाए, प्रेस हो जाए एक्सपेंड कर जाए, तो ये फोम लाइक एक्शन शो करती है। तो ये एक फोम के तकिए की तरह की एक डिस्क होती है जो आमतौर पे वर्टिब्रेज के दरमियान में मौजूद होती है। जैसे ग्रीन कलर के वर्टिब्रे ड्रा किए गए हैं और इसमें ये डिस्क ड्रा की गई है। अब इस डिस्क का बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो डिस्क के अंदर होती है उसमें न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। न्यूक्लियस का वर्ड आमतौर पे दरमियान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और पल्पोसस कि वो पल्पी होता है। अब आप लोगों ने ऐसे काफ़ी सारे जूसेस इस्तेमाल किए होंगे विच आर पल्पी इन नेचर। तो अगर पल्पी जूस आपने पिया हो तो मुकम्मल लिक्विड नहीं होता, बल्कि उसके अंदर काफ़ी सारे सॉलिड के छोटे छोटे यानी पीसेस भी काफ़ी सारे मौजूद होते हैं। तो ये पल्पी है, इसको आप सेमी सॉलिड कह लें इन शॉर्ट समझने के लिए, कि इसमें मुकम्मल तौर पे फ्लूइड नहीं होता, लिक्विड नहीं होता, बल्कि काफ़ी सारे सॉलिड के भी पार्ट्स या पीसेस वगैरह मौजूद होते हैं। और ये हमेशा डिस्क के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ये डिस्क मैंने ड्रा की है, इसके 2 पोर्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, एक रेड पोर्शन जो अंदर की तरफ है, एक बाहर जो ब्लू पोर्शन जो बाहर कवरिंग बना रहा है। तो अंदर की तरफ वाला पोर्शन है न्यूक्लियस पल्पोसस और ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। बाहर वाले पोर्शन को हम कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसिस। न्यूक्लियस पल्पोसस का बुनियादी फंक्शन क्या है, ये डिस्क को कंप्रेस होने की, ये डिस्क को इलास्टिक बनाती है, कंप्रेस होने की सलाहियत प्रोवाइड करती है। यानी आप ये समझ, कोई भी अगर हार्ड चीज़, अगर ये डिस्क मुकम्मल तौर पे हार्ड होती तो प्रेशर आने से टूट जाती है, लेकिन कोई भी चीज़ जो कंप्रेसिबल हो या फ्लेक्सिबल हो वो क्या होता है कि जब प्रेशर आता है तो वो दब जाती है, और जब प्रेशर हटता है तो वो खुल जाती है, एक्सपेंड कर जाती है। तो हमारी डिस्क भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। जब 2 यानी आप कैसे वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर जब प्रेशर आएगा, प्रेशर आता कब है कि जिस वक्त सपोज मैं पीछे की तरफ बेंड करूं तो हमारे जो वर्टिब्रे हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्रेस हो जाते। अगर ये डिस्क ना हो तो हमारे जॉइंट्स, हड्डियाँ आपस में टकराएंगी, और हार्ड चीज़, हड्डी चूँकि हार्ड होती है, और जब हार्ड चीज़ आपस में टकराती है तो उसके डैमेज होने के, उसके टूटने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल इस डिस्क के अंदर जो कंप्रेस होने की सलाहियत है, जो इलास्टिक है कि प्रेस करने से दब जाए और जब प्रेशर हटाएं तो ये दोबारा वापस अपनी पोजीशन
ये वापस अपनी हालत में आ जाए, वो इस न्यूक्लियस पल्पोसस की वजह से है। तो इनर सेमी सॉलिड फ्लूइड एक्ट एज ए रबर बॉल, जो रबर बॉल की तरह काम करती है। जैसे रबर बॉल आपने देखी होगी, हम प्रेस करें तो प्रेस हो जाती है, जब उसको वैसे ही फेंक दे तो दोबारा एक्सपेंड हो जाती है। और न्यूक्लियस पल्पोसस का फंक्शन क्या है? इट गिव टू डिस्क, ये डिस्क को प्रोवाइड करती है दो चीज़ें, एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, एक कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है, कि ये इलास्टिक बनाती है डिस्क, और दूसरा कंप्रेस होने की इसके अंदर सलाहियत प्रोवाइड करती है। एन्यूलस फाइब्रोसिस क्या है? बाहर जो रिंग मौजूद है, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एन्यूलस फाइब्रोसिस। अब ये रिंग बेसिकली फाइब्रो कार्टिलेज का बना है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात डिस्कस की है। हमारे पास कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं, एक को हमने हाइलिन कार्टिलेज कहा था, एक को इलास्टिक कार्टिलेज कहा था, एक को फाइब्रो कार्टिलेज कहा। और उस वक्त भी जब हमने जॉइंट की टाइप पढ़ी थी उसमें भी डिस्कस किया था कि बिटवीन द वर्टिब्री एक कार्टिलेज मौजूद होती है जिसको फाइब्रो कार्टिलेज कहा जाता है। एन्यूलस का मतलब क्या है? एन्यूलस एक रिंग के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, तो ये चूंकि रिंग की शक्ल में होता है तो इस वजह से हमने वर्ड इस्तेमाल किया एन्यूलस। फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है तो इस वजह से हमने वर्ड इस्तेमाल किया फाइब्रोसिस। तो ऐसा रिंग जो फाइब्रो कार्टिलेज का बना हो वो एन्यूलस फाइब्रोसिस कहलाता है। इसका फंक्शन क्या है कि अगर आप गौर से देखें तो इसका फंक्शन ये है कि इसने वर्टिब्री को आपस में जोड़ के रखना है, यानी आप कह सकते हैं 2 वर्टिब्री को दरमियान में गैप ना आने दे। ये जो रिंग है ये वर्टिब्री के दरमियान में गैप नहीं आने देता है। फंक्शन क्या है? ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है कि जिस वक्त हमारी बॉडी चलती है, दौड़ती है, जंप लगाती है या इवन साइड पे बेंड करती है, तो इस पोजीशन के अंदर तो हमारी हड्डियों के दरमियान में आपस में टकराव ना हो, तो ये टकराव से महफूज रखती है, टकराव ना। अच्छा, आम तौर पे ये होता है कि जब प्रेस होते हैं तो इसके ऊपर प्रेशर आता है, फ्लेक्सिबल होने की वजह से, कंप्रेसिबल होने की वजह से ये प्रेशर को टॉलरेट करती है। अगर ये होती हार्ड तो प्रेस होने की वजह से टूट जाती, और जब प्रेशर हटता, जैसे हम आगे की तरफ अगर बेंड करें तो हमारी वर्टिब्री ऐसे खुल जाती। तो अगर ये फ्लेक्सिबल ना होती तो दरमियान में गैप आ जाता, और गैप के अंदर ऑर्गन अंदर यानी जा सकते थे, और जब वो दोबारा कंप्रेस होते तो फिर उन ऑर्गन के अंदर डैमेज, यानी ऑर्गन को डैमेज पहुंचने का या नुकसान पहुंचने का ज़्यादा खतरा होता है। तो बहरहाल ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड टू लेसर एक्सटेंट। थोड़ी हद तक हमारे पास जब हम साइड पे बैंड करते हैं उस वक्त हमारी जो बोन्स हैं या वर्टिब्री है उनको आपस में टकराने नहीं देती, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। यानी आप कह सकते हैं ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने अक्सर देखा होगा जो शीशे के बर्तन हैं उनको एक फैसी कवरिंग में लपेटा होता है जिसको हम थर्मोपोर कहा जाता है। अब वो थर्मोपोर या वो फैस से जो कवरिंग है वो अगर कोई झटका लगता है तो उस झटके को उन बर्तनों तक नहीं पहुंचने देती, इसको हम कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। तो इसी तरह जब वर्टिब्रल कॉलम को झटका लगता है तो ज़्यादातर झटके को बर्दाश्त ये डिस्क करती है और हड्डियों के दरमियान में आपस में टकराव होने से बचाती है। इस वजह से हम कहते हैं ये शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही है। उसके बाद काजेज ऑफ डिस्क स्लीप, तो पहला काज क्या है? सडन ट्रामा टू स्पाइंस। स्पाइंस कहते हैं रीढ़ की हड्डी को या वर्टिब्रल कॉलम को। वर्टिब्रल के लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्पाइंस, और इसी स्पाइंस की वजह से जो हमारे पास नर्वस स्ट्रक्चर गुजर रहा है वर्टिब्रल के दरमियान में उसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। तो अगर स्पाइंस यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं उनको चोट लग जाए तो मे भी पॉसिबल है कि हमारी जो डिस्क है जो हड्डियों को टकराने से हमें हमारी बॉडी को बचा रही है तो वो टूट सकती है। इसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया हर्निएशन, डैमेज हो जाना, टूट जाना, अपनी जगह से हट जाना, तो कोई भी आप मतलब ये ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा वज़नी चीज़ आगे से उठाता है
तो उस वक्त इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जितने भी आप कह सकते हैं बॉडी बिल्डर होते हैं, वेट लिफ्टर होते हैं, जिन्होंने वेट को उठाना होता है, तो वो क्या करते हैं, जब शुरू शुरू में वेट को उठा रहे होते हैं तो आम तौर पे अपनी ये जो बैकबोन, लोअर बैकबोन है, ये वाला जो लोअर रीजन है, इसके ऊपर एक बहुत मजबूत सा बेल्ट बांधते हैं ताकि डिस्क के स्लिप होने के चांसेस या डिस्क के डैमेज होने के चांसेस कम से कम हो जाए। क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो वो बेल्ट बांधा जाता है तो काफ़ी हद तक वो भी शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहे होते हैं। तो हम जब वज़न उठाते हैं आगे से तो फिर ज़्यादातर वज़न उस बेल्ट पे आ रहा होता है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके ऊपर प्रेशर कम आता है, जिसकी वजह से डिस्क के स्लिप होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इस वजह से ये आप लोगों को ने भी ख्याल करना है कि जब भी आप सामने से बहुत ज़्यादा वजनी चीज़ उठाएं तो बड़ी एहतियात से उठाएं, बड़ा स्लोली। उसको जब अचानक ज़ोर लगा के उठाते हैं तो फिर ये डिस्क स्लिप होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो हर्निएशन ऑफ डिस्क ड्यू टू बेंडिंग फॉरवर्ड वाइल लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकते हैं। तो हर्निएशन जब डिस्क की होती है या डिस्क स्लिप जब होती है तो आम तौर पे नज़र क्या आता है कि जो एन्यूलस फाइब्रोसिस है, जो रिंग है फाइब्रोकार्टिलेज का बना हुआ, ये टूट जाता है और जो स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसिस है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। प्रोट्रूजन का लफ्ज़ी मतलब है कोई चीज़ बाहर निकल के आ रही है। जैसे हम ज़ुबान को बाहर निकाल लें तो हम कहेंगे प्रोट्रूजन ऑफ टंग हो गई है। तो इस वजह से ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है कि जब भी आमतौर पे हर्निएटेड डिस्क की बात होती है तो इसमें डिस्क को नुकसान क्या पहुंचता है कि ये जो बाहर वाला रिंग है ये आमतौर पे फट जाता है और जो अंदर फ्लूइड है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। इस बाहर आने के लिए हमने वर्ड क्या इस्तेमाल किया, प्रोट्रूजन। अच्छा, इसके बाहर आने से नुकसान क्या होगा? आपको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम से ये स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है। अब स्पाइनल कॉर्ड वो स्ट्रक्चर है जो पूरी बॉडी को नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट कर रही है, जो हमारी लोअर बॉडी है उसको नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट कर रही है। और फिर इस स्पाइनल कॉर्ड से मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स निकलती हैं जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती हैं। अगर ये प्रोट्रूजन निकले और इन नर्व्स को प्रेस कर दे, ये नर्व्स को डैमेज कर दे, फिर बहुत किस्म के सवियर किस्म के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ये जो प्रोट्रूजन बैक साइड पे भी हो सकता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रेस कर सकता है, डैमेज कर सकते हैं। ये जो प्रोट्रूजन है ये उन नर्व्स को भी डैमेज कर सकता है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। और जब भी प्रेसिंग ऑफ नर्व होती है तो उसके बाद सवियर किस्म का पेन जनरेट होता है। इस वजह से हम कहते हैं जब डिस्क स्लिप होती है तो ऐसे पेशेंट को बहुत शदीद दर्द हो रहा होता है। इफ प्रोट्रूजन, अगर न्यूक्लियस पल्पोसस डिस्क के फटने से बाहर निकल आए और प्रेस द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करे या उन नर्व्स को प्रेस करे जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, रिजल्ट इन सीवियर पेन, तो शदीद दर्द होता है। अगर ये डैमेज हो जाए तो उस डैमेज की वजह से आगे जितने भी स्ट्रक्चर जहाँ नर्व इम्पल्स जा रही है वो सारे यूजलेस हो जाते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि ये नर्व इम्पल्स हमारे स्टोमिक की तरफ जा रही है, अगर खुदा न खास्ते ये डैमेज हो जाए तो हमारा स्टोमिक काम करना छोड़ जाएगा। तो इस वजह से ये वाली जो डिस्क स्लिप है बाज़ दफ़ा इंसान की जान भी ले सकती है, यानी इतना सीवियर किस्म का प्रॉब्लम जनरेट कर सकती है। तो यही बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? चूँकि आमतौर पे इसमें पेन शदीद होता है, इस वजह से हम पेन किलर इस्तेमाल करते हैं। अगर ये थोड़ा सा डैमेज हो जाए तो जितने भी कार्टिलेज होती है, बोन्स होती है, चूँकि उसमें रिकवरी के चांसेस होते हैं थोड़े बहुत, जैसे हमारी हड्डी टूट जाए तो आमतौर पे दोबारा बन जाती है। तो बेड रेस्ट करने से ये होता है कि जितनी ज़्यादा मोबिलिटी कम होगी, मोटिलिटी हरकत कम होगी, तो उसके रिकवर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, अगर सपोज डैमेज थोड़ा ज़्यादा हो तो उस जगह को ना जकड़ दिया जाता है, खींच के ना बॉडी को ऐसे जकड़ दिया जाता है, जिससे बॉडी की मूवमेंट कम होती है और रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इन तीन ऑप्शंस की वजह से रिकवरी नहीं हो रही होती तो फिर आमतौर पे डिस्क को ही रिमूव करके इन वर्टिब्रेज को ही आपस में फ्यूज़ कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ अगर डैमेज डिस्क है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इफ़ फेल, अगर ये तीनों ऑप्शन फेल हो जाए तो डिस्क इज रिमूव्ड सर्जिकली। ट्रैक्शन का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना,
खींचना। अक्सर आपने देखा होगा किसी ऐसे पेशेंट को जिसकी टांग वगैरह टूटी होती है तो आमतौर पे टांग को खींच के ऊपर बांधा होता है, इसको हम कहते हैं ट्रैक्शन हमने किया होगा। तो किसी की चीज़ को खींच के बांध देना तो ये आमतौर पे क्या कहलाता है, ट्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, उसके बाद स्पॉन्डिलोसिस। हमारे जो वर्टिब्रेज हैं उनके एंड्स में आमतौर पे जॉइंट्स होते हैं। एंड्स में क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। अगर इन जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए और यहाँ जो जॉइंट है वो किसी भी वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाए तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस। इसके काजेस काफ़ी हो सकते हैं, या चोट भी लग सकती है, आर्थराइटिस भी हो सकता है, या बाद दफ़ा आप कह सकते हैं कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से जॉइंट डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल अगर वर्टिब्रेज के दरमियान जो जॉइंट्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाए, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, जॉइंट जब भी ख़त्म होगा मोटिलिटी, हरकत करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम से कम होना शुरू हो जाएगी। तो फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स, तो वर्टिब्रल जॉइंट्स का ख़त्म, और ज़्यादातर ये हमारे नेक रीजन में होता है, इसको हम कहते हैं सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस। उसके बाद काजेज इमोबिलिटी, जिससे हरकत करने के जो चांसेस है वो कम से कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, शियाटिका क्या है? बेसिकली शियाटिका एक ऐसी डिजीज़ का नाम है जो हमारे शियाटिका नर्व को डैमेज करती है। अब शियाटिका नर्व क्या, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, और जब ये टांगों के, ये पेल्विक गर्डल के करीब आती है तो इसके दो पोर्शन हो जाते हैं। इस जगह को और इन नर्व्स को हम शियाटिका नर्व कहते हैं, जो हमारी टांगों को नर्व इंपल्स, नर्व सप्लाई पहुंचा रही है। अगर कोई दर्द यहाँ से निकले और इस तरह महसूस हो, यानी कोई दर्द हमारी बैक साइड से निकले और टांगों की तरफ जाता हुआ महसूस हो, तो वो आमतौर पर शियाटिका का दर्द होता है, और ये बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। तो शियाटिका की पहचान ही ये है कि जहाँ जहाँ से शियाटिका नर्व गुजर रही है वहाँ वहाँ शदीद दर्द होता है, तो इस दर्द की पहचान ही शियाटिका है। तो शियाटिका इट इज़ ए कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैबिंग, शदीद किस्म का दर्द होता है, रेडिएटिंग, और उस जगह से निकलता हुआ महसूस हो रहा है ओवर द कोर्स ऑफ शियाटिका नर्व। कोर्स रास्ते को कहा जाता है। शियाटिका नर्व का जो रास्ता है, अगर वहाँ से दर्द निकलता हुआ महसूस हो तो इस बीमारी को हम शियाटिका कहते हैं। उसके बाद दर्द क्यों होता है, ये बाद दफ़ा डैमेज हो जाता है, और इसके डैमेज होने के जो काजेज हैं वो क्या है। तो शियाटिका आमतौर पे ड्यू टू इंजरी ऑफ प्रॉक्सिमल शियाटिका नर्व। अच्छा, प्रॉक्सिमल से क्या मरा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी चीज़ का जो पहले वाला हिस्सा है वो उसका प्रॉक्सिमल पोर्शन कहलाता है, और जो बाद वाला हिस्सा है वो उसका डिस्टल पोर्शन कहलाता है। तो आमतौर पे ये उस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब इसका जो शियाटिका नर्व का पहले वाला पोर्शन जब ज़्यादा डैमेज हो जाए। तो इट इज़ ड्यू टू इंजरी ऑफ प्रॉक्सिमल शियाटिका विच माइट फॉलो। और ये डैमेज क्यों होती है, कोई इंसान गिर जाए तो ये इसकी कोई हड्डी वगैरह टूट जाए, वो हड्डी इसको डैमेज कर सकती है। हर्निएटेड डिस्क, ये भी चूँकि वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान से निकलती है और वहाँ इसका ओरिजिन है, अगर कोई डिस्क स्लिप हो जाए और वो इस नर्व को डैमेज कर दे या इसको प्रेस कर दे, या फिर आमतौर पे आपने देखा होगा कि बाद दफ़ा इंजेक्शन हिप्स में लगाया जाता है, तो इसकी एक प्रॉपर रीजन है जहाँ वो इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं अंदाज़ा कि शियाटिका नर्व्स कहाँ से गुजर रही है और वो हिप्स में इंजेक्शन उसी नर्व के ऊपर लगा दे, तो ये नर्व कट सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इनटू बटक्स, अगर ये डैमेज होती है तो फिर क्या होगा, यानी इसके इफ़ेक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली चूँकि इसने क्या करना है, हमारी टांगों को मैसेज पहुंचाना है, हमारी टांगों को नर्व इम्पल्स पहुंचानी है, और ये तो बॉडी में अगर किसी जगह नर्व इम्पल्स नहीं पहुंच रही तो इसका मतलब वो बॉडी का वो पार्ट हमारे इस्तेमाल में नहीं आ सकता। तो अगर सपोज ये डैमेज हो जाती है तो हमारी जो टांगें हैं वो आमतौर पे सही तरह काम नहीं करती या काम छोड़ जाती। दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो डैमेज हुआ है शियाटिका नर्व में वो कितना हुआ है। अगर सपोज मैं कहता हूँ कि ये नर्व ऊपर से, सपोज जैसे ये हमारे पास नर्व है,
अगर ये नर्व यहाँ से कटती है तो सिर्फ नीचे वाला पोर्शन, अगर ये नर्व यहाँ से कटती है तो ये पूरी टांग यूजलेस। अगर ये ऊपर से कट जाए यहाँ से, जहाँ से ये निकल रही है, तो फिर दोनों टांगे ही काम करना छोड़ जाए। या अगर कटे ना, सिर्फ डैमेज हो जाए, तो फिर मूवमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कितना नुकसान होगा शियाटिक की वजह से डिपेंड करता है हमारा जो नर्व रूट है, जो न्यूरॉन्स का, नर्व्स का रास्ता है, वो कितना डैमेज हुआ है। इस पर डिपेंडेंसी है कि हमारे इस डैमेज की वजह से कितना टांगों में नुकसान होगा। अगर शियाटिका हो जाता है तो लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट, टांगे खराब होना शुरू हो जाती है। लोअर लिम्ब टांगों को कहा जाता है इम्पेयरमेंट, वो सही तरह काम नहीं करती। और कितना काम छोड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रिसाइज नर्व रूट इंजर्ड। प्रिसाइज का मतलब होता है ये डिपेंड करता है कि सही अंदाज में कितना नर्व रूट, कितनी नर्व इंजर्ड वो डैमेज हुई है। व्हेन शियाटिक नर्व इज कंप्लीटली ट्रांसेक्टेड, अगर शियाटिक का नर्व मुकम्मल तौर पे कट जाए, लेग्स बिकम यूजलेस, टांगे खत्म, जवाब दी जाती। उसके बाद कैन नॉट बी फ्लेक्स, उनमें जो मुड़ना है, मूवमेंट है, वो सारी खत्म हो जाती। फुट एंकल मूवमेंट लॉस्ट, पाँव की मूवमेंट भी चली जाती है, टखरों की मूवमेंट भी चली जाती है। यानी आप कह सकते हैं जो हमारी टांगे हैं वो बिल्कुल ज़ाया हो जाती हैं। अल्लाह ना करे किसी के साथ ये बीमारी हो। रिकवरी, चूँकि न्यूरॉन्स जब डैमेज हो जाए तो हमारी बॉडी में अक्सर सेल ऐसे हैं जब वो एक मैच्योरिटी के स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो उनमें रिपेयरिंग के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो अगर ये एक दफ़ा नर्व कट जाए तो फिर दोबारा ग्रोथ चूँकि एक एज के बाद नहीं होती, तो आम तौर पे इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। यानी एक दफ़ा कट गई तो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी टांगें ज़ाया हो जाती है। मे भी पॉसिबल है कि थोड़ी बहुत रिकवरी मूवमेंट आ जाए, लेकिन मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं 100% वाला जो काम है वो पॉसिबल नहीं है। तो रिकवरी इज़ यूजली स्लो, कि रिकवरी अव्वल तो अगर होती भी है तो बहुत स्लो होती है, और होती भी है तो बहुत थोड़ी होती है, इनकम्प्लीट होती है। अच्छा, उसके बाद आर्थराइटिस, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जोड़ों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई डीजनरेशन, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेशन से क्या मुराद है, पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि वो जगह रेड हो जाए, वहाँ आप कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाए, या आप कह सकते हैं वहाँ ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या आप कह सकते हैं वहाँ वो स्वेलिंग शुरू हो जाए, वहाँ पेन हो, वो जगह गर्म हो। तो ये 5-6 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। तो अगर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए या जॉइंट टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं आर्थराइटिस। आगे इसके इफ़ेक्ट क्या है, आमतौर पे जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग, सूजना शुरू हो जाते हैं, और स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, और जो जॉइंट है वो मुड़ते नहीं है, वो सख्त हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं स्टिफनेस। आगे इसके 2 टाइप्स हैं। एक्यूट का मतलब होता है जिसका अटैक शदीद हो और हो थोड़ी देर के लिए। एक्यूट के शदीद अटैक हो लेकिन हो थोड़ी देर के लिए, इसको हम कहते हैं एक्यूट। तो आर्थराइटिस का ऐसा अटैक जो शिद्दत का हो लेकिन हो थोड़ी देर के लिए, वो एक्यूट। तो आमतौर पे ये होता है बैक्टीरियल, कि कोई बैक्टीरिया अगर हमारे जॉइंट्स पर हमला करे। अच्छा, जब बैक्टीरिया हमला करते हैं तो हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन हमने साइनोवियल जॉइंट्स में पूरा स्ट्रक्चर साइनोवियल जॉइंट का डिस्कस किया था। उसमें जो सबसे अंदर पोर्शन है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड लिपटा होता है, उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो साइनोवियल कैप्सूल के अंदर होती है। तो वो मेम्ब्रेन आमतौर पे ठीक होना शुरू होती है, और आपको पता है कि जहाँ चीज़ फ्लेक्सिबल हो तो वहाँ अगर चीज़ कोई मोटी होना शुरू हो जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाए। और जो अंदर फ्लूइड है जिसने फ्रिक्शन को कम करना है, चूँकि हमारे ये साइनोवियल जॉइंट वो जगह है जहाँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे ये जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है, ये जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है। तो साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जहाँ मूवमेंट ज़्यादा होती है, और जितने ज़्यादा मूवमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा हड्डियों के टकराने के, आपस में रगड़ खाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इन जॉइंट्स में फ्लूइड रखा गया है जो इनकी फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो फ्लूइड प्रोडक्शन है इसको कम कर देते हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाती है, जॉइंट आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और वो डैमेज होना शुरू, इसको हम कहते हैं आर्थराइटिस हो गई। तो मेम्ब्रेन लाइनिंग द जॉइंट, वो मेम्ब्रेन जो जॉइंट्स में मौजूद है वो थिक होना शुरू हो जाती है, फ्लूइड प्रोडक्शन कम हो जाती है,
कंसिक्वेंटली नतीजा क्या होता है, इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, जॉइंट आपस में टकराएंगे, नुकसान होगा। क्रोनिक आर्थराइटिस में क्या होता है कि वो डिजीज जो स्लोली प्रोग्रेसिव हो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हो, वो आसानी से 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में उसको रिकवर ना किया जा सकता हो, तो क्रोनिक डिजीज होती है। तो आर्थराइटिस में जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जैसे हमने पिछले लेक्चर में काज डिस्कस किया था, ये जेनेटिक काज है। वो जीन्स जिन्होंने जॉइंट्स को बनाना है, बोन्स के एंड को बनाना है, या तो वो ख़राब हो जाते हैं या फिर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पा रहे होते, काम नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से वो जॉइंट्स सही तरह बनते नहीं। और कोई भी आपको पता है जो जेनेटिक डिजीज़ है वो तो सारी ज़िंदगी ही इंसान के साथ रहती है। अच्छा, रिमाटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें एलर्जिक रिएक्शन जनरेट हो जाते हैं। आपको शायद ये अंदाज़ा हो कि अगर किसी चीज़ से इंसान को एलर्जी हो गई है तो अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो फिर वो एलर्जी से इंसान बचा रहेगा। अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो इंसान, एलर्जी का कोई इलाज नहीं, एलर्जी आप कह सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर है, या कोई मेडिसिन ऐसी दी जाती है जो एलर्जी के नुकसानात को कम करती हैं। तो आप कह सकते हैं रिमाटॉइड आर्थराइटिस एक एलर्जिक डिजीज़ है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, बॉडी के अंदर कुछ इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जैसे हिस्टामिन वगैरह। वो क्या करते हैं, हमारे जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाए। तो इस बीमारी का आमतौर पे इलाज ये है, काफ़ी लंबे अरसे तक एनसेड्स दिए जाते हैं जो पेन किलर होते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसेड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो हमारी आप कह सकते हैं पोन्स्टान वगैरह है, डिक्लोफेनिक वगैरह, इस तरह की मेडिसिन जो है वो आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है। तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती हैं जो जॉइंट को डैमेज करती हैं। तो जैसे एलर्जी के एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, तो अगर हमारी बॉडी में ये ऑटो इम्यून डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाए तो इसका भी आसानी से फिर इलाज वगैरह नहीं होता, अगर होता भी है तो काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है। गाउटी आर्थराइटिस, अगर खुदा न खास्ता किसी का किडनी वगैरह फेल हो जाए या किडनी वगैरह प्रॉब्लम आ जाए तो आमतौर पे हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाए, और यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं अगर जॉइंट में डिपॉजिट हो जाएं तो वो फिर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो बाज़ लोग जो गोश्त वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उससे भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जो हमारे जॉइंट्स में उसके क्रिस्टल जमा होने की वजह से इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो गाउटी आर्थराइटिस वो आर्थराइटिस है जो इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड की वजह से, और आम तौर पे ज़्यादातर जो हमारे बूढ़ों को या हमारे बड़ों को या हमारे दोस्तों को जो जोड़ों की बीमारी होती है वो आमतौर पे यही बीमारी हम समझते हैं। अब किसी से भी अगर कोई भी कहे कि यार मेरे जोड़ों में तकलीफ़ है तो फ़ौरन इसको नसीहत देने वाला नसीहत करेगा, यार अपना यूरिक एसिड तो चेक करवाओ। तो यूरिक एसिड की वजह से भी हमारे जॉइंट्स, हमारे जो जोड़ हैं वो दर्द करते रहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं, वो वहाँ इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो फिर ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो यूरिक एसिड को कम करती हैं, और यूरिक एसिड बड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, ये एक दम नहीं होता। इस वजह से इसको हमने क्रोनिक आर्थराइटिस के ज़ुमरे में इस बीमारी को रखा है। अगर किडनी फेलियर की वजह से हो तो किडनी फेलियर को रिकवर नहीं हम कर सकते अगर वो क्रोनिक हो, ठीक है। तो इस वजह से आमतौर पे ऐसी कंडीशन में तो यूरिक एसिड प्रॉपरली ही बॉडी में एलिवेटेड ही रहेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका किडनी फेल हो जाता है उनके तो आमतौर पे जोड़ों में वैसे ही दर्द रहता है, क्योंकि यूरिक एसिड उनकी बॉडी में हमेशा क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। तो यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास आर्थराइटिस होते हैं वो गाउटी आर्थराइटिस। तो ये 3 चीज़ें हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, जो आमतौर पे लॉन्ग टर्म में चलती है। जो एक्यूट है इसका तो बैक्टीरिया ने अटैक किया, एंटीबायोटिक दे दी और एंटीबायोटिक से वो ठीक हो गया तो आर्थराइटिस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये अक्सर ये वाला जो एक्यूट आर्थराइटिस वाला है ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में अलहदा से शार्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है। तो ये हमारे आज के बाकी जो रिमेनिंग काजेज़ थे जो हमारे स्केलेटन को प्रॉब्लम में डालते हैं या उसको ख़राब करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, उनको आज हमने डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम रिपेयर ऑफ बोन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।